प्रागैतिहासिक काल का संक्षिप्त परिचय यानी संक्षिप्त इतिहास, पुरापाषाण कालीन संस्कृति, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रीहिस्टोरिक एज, पैलियोलिथिक कल्चर। भूमिका, इंट्रोडक्शन। मानव सभ्यता का इतिहास जानने से पहले प्रत्येक जिज्ञासु यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि मानव का आविर्भाव अर्थात उद्भव कब हुआ। मानव की उत्पत्ति की कहानी बड़ी ही रोचक है, मगर यह विशुद्ध इतिहास का विषय न होकर नृतत्व विज्ञान का विषय है। एक विषय के रूप में नृतत्व विज्ञान या मानव शास्त्र इतिहास का ही अंग है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मानव शास्त्र इतिहास का एक ऐसा अंग है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। इतिहास एवं मानव शास्त्र दोनों के ही अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव है। इतिहास में जहाँ हम मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन पर जोर देते हैं, वहीं मानव शास्त्र के तहत हम मानव के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करते हैं। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मानव विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ। इससे पूर्व यह विषय सामान्यतः इतिहास का ही अंग था। मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण, व्यूज ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आदि मानव की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुखतः दो मत हैं, एक धार्मिक एवं दूसरा वैज्ञानिक। विश्व के प्राय सभी धर्मों में प्राणियों के उद्भव एवं मानवीय उत्पत्ति के संबंधित कथाएं उपलब्ध हैं। विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुसार पृथ्वी एवं मानव सहित सभी प्राणियों का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। ईश्वर ने ही मनुष्य को पैदा किया एवं उसकी इच्छानुरूप मनुष्य ने विकास किया। आधुनिक काल में संपन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों ने उक्त धार्मिक मत को पूर्णतः निराधार सिद्ध कर दिया है। उक्त धार्मिक मत आज के वैज्ञानिक युगीन मानव के तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। प्राचीन एवं मध्य युगीन वैज्ञानिक इस धारणा को अंधविश्वास मानते हैं। पृथ्वी व मानव का रचयिता ईश्वर है। जेफरे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब 70 करोड़ वर्ष है। अपने जन्म के समय पृथ्वी वर्तमान स्वरूप की भांति न होकर धधकती हुई आग का एक विशाल गोला थी। करोड़ों वर्ष तक यह पृथ्वी निष्प्राण पड़ी रही। धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हुआ। पृथ्वी का धरातल जब ठंडा हुआ तो भाप का पानी बन गया एवं पृथ्वी के गड्ढों को इसने भर लिया, जो कालांतर में सागर और महासागर बने हैं। इस प्रकार पृथ्वी का समुद्र, पहाड़ एवं उर्वर भूमि बनी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, मगर अभी तक वे यह नहीं जान पाए कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिक यह तो जान गए थे कि जीवधारियों का शरीर कुछ भौतिक तत्वों के मिश्रण से बना है। विकासवाद के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के तहत नृतत्व शास्त्रियों का मानना है कि मानव सहित विभिन्न पशु पक्षियों एवं पौधों में एक ही प्राण की धारा प्रवाहित और विकसित हुई है। अतः आज से लगभग 190 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होने वाली रासायनिक व भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक तत्व से जीव तत्व स्वयं ही अस्तित्व में आ गया है। विकासवाद के सिद्धांत ने यह स्थापित किया है कि जीवों के क्रमिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। जैव उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायो एवोल्यूशन। लेमार्कवाद, लेमार्किज्म। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इनका पूरा नाम सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क है, वैसे हम इन्हें शॉर्ट में लेमार्क बोलते हैं। सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क को जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये याद करने वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछी जाती है। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप सब में ये पूछी जाती है कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक किसको कहा गया है, किसको माना गया है, उनके बारे में कुछ बताइए, उनका परिचय बताइए, इस तरह से। 1809 ईस्वी में लेमार्क ने फ्लॉसफिक जूलॉजिक नामक अपना शोध ग्रंथ प्रकाशित कराया। इसमें उन्होंने अपना जैव उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए ये बताया। उन्होंने कुछ मुख्य 5 बातें बताई थी जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी जीवों व उनके अंगों में विद्यमान आंतरिक बल या जीवन शक्ति के कारण उनमें सदैव वृद्धि होती रहती है। नंबर 2, जीवों के शरीर में नए अंगों का विकास उनमें अनुभव होने वाली नई आवश्यकताओं एवं नई दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप होता है। नंबर 3, किसी अंग का नियमित उपयोग किए जाने पर वह अधिक विकसित हो जाता है। यदि किसी अंग का उपयोग न किया जाए तो धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। नंबर 4, किसी जीव द्वारा उसके जीवन काल में उपार्जित रूपांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस उसकी आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। इसलिए कालांतर में जीवों में स्थायी परिवर्तन स्थापित हो जाते हैं। नंबर 5, वातावरण, मृद, ताप,
एवं भोजन में होने वाले परिवर्तन जीवों एवं पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं। अब है डार्विनवाद। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इनकी थ्योरी को डार्विनिज्म कहते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। इनकी एज दे रखी है, बर्थ है शायद 1809 और डेथ है 1882 ने 1859 ईस्वी में, मतलब लगभग जब ये 50 साल के थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अपनी पुस्तक प्रकृति वर्ण द्वारा जाति का प्रादुर्भाव यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जैव उद्विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रतिपादित किया था। डार्विन के अनुसार जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं जीवित रहते हैं, तथा इसके विपरीत जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। अतः कमजोर जीवों को नष्ट कर प्रकृति द्वारा एक प्रकार की छटनी होती है। मतलब जो फिट है, जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकता है, जो इस एनवायरनमेंट में रह सकता है, उस बदलते हुए नेचर में रह सकता है, वो ही रह पाता है। जो नहीं रह सकता उसको प्रकृति नष्ट कर देती है। तो इसको हम छटनी मानते हैं। जैसे हम कभी होता है ना, हम अपने जैसे घर में सफाई करते हैं या कोई कुकिंग वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को, जैसे कोई अच्छी अच्छी सब्जियां हैं तो उनको रख लेते हैं, जो बेकार होती है उनको फेंक देते हैं। तो नेचर भी हम लोगों के साथ या जीवों के साथ ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करता है, ऐसा इनका मानना है साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन का। डार्विन का यह सिद्धांत प्रकृति वरणवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रकृति वरणवाद। यह सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। अच्छा, इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए हैं कि इसलिए ऐसा उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है ये बताया है। पहला है संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता एवं जीवों की संख्या में स्थिरता, इनॉमरस रेट ऑफ फर्टिलिटी एंड कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ एनिमल्स। सेकंड है जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर लाइफ। थर्ड, समर्थ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फोर्थ है विभेद तथा अनुवांशिकता, वेरिएशन ऑफ हेरिडिटी। फिफ्थ है वातावरण के प्रति अनुकूल एवं नई जातियों की उत्पत्ति। प्रतिनूतन युग में यानी प्लेस्टोसीन युग में पढ़ने वाले अत्यधिक हिमपात वाले युग में वे ही आदिमानव जीवित रह सके जिन्होंने कि अपने आप को जलवायु के अनुकूल ढाल लिया। इसे हम डार्विनवाद के द्वारा ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कालांतर में नई जातियों की उत्पत्ति हुई। मानव का निकटतम पूर्वज, द नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, यानी हमारे सबसे निकटतम यानी सबसे क्लोज पूर्वज कौन थे। मानव शास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान मानव का निकटतम पूर्वज जमीन पर चलने वाला कोई बिना पूंछ वाला बंदर सम प्राणी था। मानव का निकटतम पूर्वज आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व अल्पनूतन काल यानी ओलियोजीसीन एज में अस्तित्व में आ चुका था। यह पूर्वज गिम्बिन, गोरिल्ला, चिंपांजी, औरंगटाउन इत्यादि में से कोई था। तत्पश्चात मानव विकास के क्रम में से ये प्रमुख थे। सबसे पहले रामापिथिकस, उसके बाद ड्रायोपिथिकस, फर्स्ट पे है रामापिथिकस, सेकंड ड्रायोपिथिकस, थर्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फोर्थ जावा एवं पीकिंग मानव, फिफ्थ नियंडरथल, सिक्स्थ क्रोमेगनन, सेवंथ आधुनिक मानव। इनमें से पुरापाषाण काल का प्रथम सांस्कृतिक मानव नियंडरथल था। अब हम नियंडरथल मानव के बारे में पढ़ेंगे। 1856 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल फुलरॉट ने जर्मनी की नियंडरथल घाटी से नियंडरथल मानव का जीवाश्म प्राप्त किया। इसका काल 1 लाख वर्ष पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति का वाहक था। इसकी संस्कृति मैस्टियन संस्कृति कहलाती है। ये समूह में निवास करते थे। वो आखेट यानी शिकार एवं खाद्य संग्रह इनकी आजीविका का मुख्य साधन था। मानव शास्त्रियों के अनुसार नियंडरथल मानव ने ही सर्वप्रथम आग जलाने का ज्ञान प्राप्त किया था। स्टीन एवं रो के अनुसार इन्होंने मृतकों को दफनाना आरंभ कर दिया था। कब्रों के पास फूल की पंखुड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन आदि भी मिले हैं। इसे ही प्रथम दार्शनिक मानव भी कहा जाता है। मतलब ये मानव का जो नियंडरथल मानव है इनका काफ़ी विकास हो चुका था। इनकी बुद्धि चलती थी, दिमाग काम करता था। ये शिकार करते थे और अपने भोजन को, खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करके रख लेते थे और शवों को दफनाना भी सीख गए थे और आग जलाना भी सीख गए थे। आरंभिक समाज, अर्ली सोसाइटी।
मानव की उत्पत्ति एवं आरंभिक समाज का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक के अंतर्गत करते हैं। प्रागैतिहासिक का शाब्दिक अर्थ है प्राक प्लस इतिहास, इतिहास के पूर्व के युग से। वस्तुतः इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री, दूसरा है आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है इतिहास यानी कि हिस्ट्री। प्रागैतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री वह इतिहास है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहास कहते हैं। ये सब प्रागैतिहास काल के अंतर्गत आता है। आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री वह इतिहास जिसमें लिपि के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं किंतु उनके अपठ्य होने के कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है, होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। जैसे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो उनकी हमें मिली तो है, लिखे हुए लिपि तो मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो अब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता उससे, हम कुछ पता नहीं लगा पाते। तो इसको हम आद्य इतिहास के तहत रखते हैं, मतलब प्रोटो हिस्ट्री के तहत, कि अवेलेबल है लेकिन हम उसको भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री वह इतिहास जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगे हैं, ये इतिहास के तहत आता है। जैसे कि वो है बौद्ध की, वो है ना, लिखी हुई मिलती तो हैं, सम्राट अशोक ने लिखवाई थी स्मृतियाँ वगैरह। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक का शाब्दिक अर्थ है प्राक प्लस इतिहास, इतिहास के पूर्व के युग से है। उपर्युक्त दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में पाषाणकालीन संस्कृति प्रागैतिहासिक काल के तहत आती है। सिंधु घाटी एवं वैदिक सभ्यताएं आद्य इतिहास के तहत आती हैं एवं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है। परंतु इस विभाजन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक काल के पूर्व के काल को ही प्रागैतिहासिक के तहत रखते हैं। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल ऐतिहासिक युग के पूर्व का वह अंधकारमय काल है जिसमें उसे मानव लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। चूंकि इस काल में मानव ने हथियार तथा उपकरण मुख्यतः पाषाण के ही बनते थे, अतः उसकी संस्कृति को पाषाणकालीन संस्कृति कह दिया गया है। देखो, उस समय का हमें कुछ लिखा हुआ तो मिला नहीं, लेकिन हमें क्या मिला है? कुछ हथियार औजार मिले हैं पत्थरों के, तो इसलिए हमने उसको पाषाण मतलब पत्थर वाला काल उसका नाम रख दिया है। इस काल को समझने की विभिन्न पुरातात्विक सामग्रियों में पाषाण उपकरण, आभूषण, धार्मिक विश्वास के चिन्ह, मानव आवास, अस्थिपंजर, भोजन संबंधी साक्ष्य, शैलाश्रयों पर निर्मित चित्रकला आदि शामिल हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल का मानव खानावदोष अथवा यायावरी का जीवन व्यतीत करता था। जीवन यापन हेतु वह मुख्यतः आखेट तथा खाद्य संग्रह पर ही आश्रित था। पाषाण काल, अब आगे, अच्छा ये क्या थी? प्रागैतिहासिक। अब हम आ गए पाषाणकालीन स्टोन एज। आजीविका के साधनों की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाए गए हथियारों के निर्माण में उपर्युक्त द्रव्यों के आधार पर पुरातत्ववेताओं ने मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पाषाण काल एवं धातु काल में बांटा है। अध्ययन की सुविधा के लिए उक्त युगों को पुनः लघुत्तर युगों में विभाजित किया गया है। विद्वानों का विचार है कि आरंभिक मानव समाज का उदय और विकास अति नूतन काल यानी प्लायोसीन एपॉक में हुआ। चूंकि प्रागैतिहासिक काल मानव कथा की लगभग 95% विशाल कालावधि में रहा है, अतः प्रागैतिहासिक सभ्यता को मानव समाज द्वारा प्रयुक्त सामग्री के आधार पर स्थूल रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्व पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल की एज है 25 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, मध्यकाल की है 10,000 से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व और नवपाषाण की है 7,000 से 1,000 वर्ष ईसा पूर्व। पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, पृथ्वी पर पूर्व पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा है। पूर्व पाषाण काल की अवधि अत्यधिक लंबी होने के कारण अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1870 ईस्वी में लार्टेट महोदय ने इसे 3 विशिष्ट अवधियों में निम्नानुसार विभाजित किया है। पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक जो एज है वो सबसे ज़्यादा टाइम की है, यह है 25 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, तो इसको और भी 3 भागों में बांट दिया है। निम्न प्रापाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एपॉक, यह काल 25 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक रहा है। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एपॉक, यह काल 1 लाख से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा है। तीसरा है उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एपॉक, यह काल 40,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा है।
मानव संप्राणियों का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु कुछ विद्वान इस प्रारंभिक उद्भव का श्रेय अफ्रीका को देते हैं। रेडमंड डॉट महोदय ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के बेचुआनालैंड की टोंग घाटी से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकैनस अर्थात दक्षिण अफ्रीकी कपी मानव की खोज की थी। इसका काल 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति, पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। भारतीय संदर्भ में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम यानी मद्रास नामक स्थान से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। उसके बाद विलियम किंग, ब्राउन, कॉकबर्न, सीएल कलाइल आदि विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों से कई पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा। इन विद्वान द्वय ने निर्देश में एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल यानी प्लायोसीन एज में हुआ। वस्तुतः 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। अतिनूतन काल जो 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व है, और आद्यतन युग यानी आज से 10,000 वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, क्रमबद्ध भौगोलिक वितरण, पैलियोलिथिक कल्चर, सिस्टमैटिक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी से उत्तरी गुजरात से लेकर बिहार, राजस्थान एवं मद्रास तक प्रागैतिहासिक खोज में लगभग 43 वर्ष व्यतीत किए, यानी 43 साल तक वो शोध करते रहे, खोज करते रहे या डिस्कवरी करते रहे इसके ऊपर। 1865 ईस्वी में सर्वश्री बाहर्न महोदय को हैदराबाद के निकट सुलेमानी पत्थर यानी आगेट से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। 1867 ईस्वी में सर्वश्री ब्लेनफोर्ड महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले से निवास करती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश आदि अनेकानेक क्षेत्रों से पुरापाषाणकालीन संस्कृति के अनेक केंद्र ढूंढकर निकाले गए। पुरापाषाणकालीन संस्कृति को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन यानी ग्लेशिएशन एज काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2,50,000 ईसा पूर्व बताया गया है। अधिकांश हिमयुग आरंभिक पुरापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ। इसका प्रमाण है कि कुल्हाड़ी या हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर और गड़ासा यानी कि खड़क का उपयोग भारत के विभिन्न भागों से निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति के प्राप्त उपकरणों के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसके भी 2 भाग हैं, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। अब चॉपर चॉपिंग पेबल इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसमें की सोहन नदी यानी सिंधु की सहायक नदी है एक सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अतः इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसका नाम सोहन संस्कृति रख दिया है, क्योंकि ये सोहन नदी के पास मिला है। पेबुलर पत्थर के इन टुकड़ों को कहा जाता है जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, अतः इनका आधार गोल मटोल होता है। चापर बड़े आकार के उस उपकरण को कहते हैं जो पेबुल से बनाया जाता है। चापर एवं पेबुल उपकरणों की प्राप्ति के आधार पर ही इसे चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति नाम दिया गया। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। मद्रास के समीप बदमदुरई एवं अत्तिरपक्कम आदि स्थानों से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन्हें साधारणतः पत्थरों के कोर एवं फ्लैक प्रणाली से निर्मित किया गया है। क्लीवर एवं स्क्रैपर आदि भी इसी संस्कृति के अन्य उपकरण हैं।
19वीं शताब्दी के अंत तक भारत के विभिन्न भागों से पुरापाषाण युगीन संस्कृति के अनेक केंद्र खोजे जा चुके हैं, जिनमें से प्रमुख हैं एशुलियन संस्कृति, एशुलियन कल्चर। भारत में अति प्राचीन पाषाण उपकरण एशुलियन संस्कृति के प्राप्त हुए हैं। एशुलियन संस्कृति के साक्ष्य गंगा के मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत व भारत के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी भूभागों में देखने को मिलते हैं। गुफाओं तथा पठारी भागों में भी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उपलब्ध साक्ष्यों में हस्तकुलाड़ियाँ, विदारक, पापड़ी पत्थर उपकरण मुख्य हैं। संभवतः उक्त उपकरणों का उपयोग आखेट करने का कंदमूल जड़ों को एकत्रित करने में किया जाता होगा। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एशुलियन संस्कृति के निर्माता आखेट व खाद्य संग्रह पर जीविकोपार्जन करते होंगे। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के भीमबेटका स्थल की गुफा से इस संस्कृति के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं। यह इस बात का भी संकेत देते हैं कि तत्वहीन मानव आवास हेतु गुफाओं का प्रयोग करता होगा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भी संकेत मिलता है कि संस्कृति के निर्माता हाथी, गाय, बैल, दरियाई घोड़ा, सूअर, हिरन आदि पशुओं का आखेट करते थे। एशुलियन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल की एक प्रमुख संस्कृति है, जो कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व की भूगर्भिक साक्ष्यों व तुलनात्मक सांस्कृतिक अध्ययनों के आधार पर आंकी गई है। बी है सोहन संस्कृति। सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से इस नदी क्षेत्र का विशेष महत्व 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया महोदय ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। तत्पश्चात सन 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन महोदय ने नेतृत्व में आए एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर व शिवालिक की पहाड़ियों का सर्वेक्षण कर उत्तर भारत में एशुलियन संस्कृति के समकालीन एवं नवीन पाषाण संस्कृति के पाए जाने की घोषणा की, जिसे सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृति भी निम्न पुरापाषाण काल का ही प्रतिनिधित्व करती है। सोहन संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता पेबुल के चापर उपकरणों के साथ साथ हस्तकुलाड़ियाँ, विदारक व खुरचन यंत्र आदि की प्राप्ति है। संभवतः इस प्रकार के उपकरणों की उपलब्धि विश्व के अन्य पुरा स्थलों से देखने को नहीं मिलती। 1955 ईस्वी में B.V. लाल ने हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित व्यास बांग गंगा की घाटी में अनुसंधान किया। उन्हें यहाँ विभिन्न पुरास्थलों के चौपर चापिंग, पेबुल, हैंड एक्स आदि पुरास्थलों से पाषाण काल के सभी युगों से संबंधित उपकरण तथा पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल मिलते हैं, 44। निम्न पुरापाषाण काल के प्राप्त उपकरण मुख्यतः द्वितीय हिमयुग के हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक कगार या वेदिकाएं, यानी जलवायु शुष्क होने पर जब नदियों का पानी घट जाता है तो यहाँ की दिशा बदल जाती है, तो उनके किनारे पर ढालू जमीन निकल आती है। इसी को कगार या वेदिका कहा जाता है। ये बन गई थी। निम्न पुरापाषाण युगीन मानव में सामान्यतः जल स्रोतों के नज़दीक प्रवास की प्रवृत्ति देखी जाती थी। इन्होंने पाषाण उपकरणों का प्रयोग आखेट, आत्मरक्षा, कंदमूल एकत्रित करने में प्रमुख रूप से किया। यह मानव वस्त्र एवं लिपि ज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ था। इस समय मानव पूर्णतः प्रकृति आश्रित था व छोटे छोटे समूहों में निवास करता था। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के उपकरणों में निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में तकनीकें, क्रमबद्धता के साथ साथ पत्थर की गुणवत्ता में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इनका निर्माण फलक तथा ब्लेड पर किया गया। इनमें विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपर, ब्यूरिन, छिद्रक, हस्तकुल्हाड़ियाँ, विदारक, क्लीवर आदि हैं। बहुसंख्यक कोट फ्लैग तथा ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टसाइट पत्थर से किया गया है। इनमें चर्ट, चकमक, क्वार्ट्ज, गोमेद, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थर प्रमुख हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब आदि में खोज निकाले गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड क्षेत्र इस संस्कृति के सर्वाधिक अच्छे पुरास्थल हैं। भीमबेटका व आमपंचन गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र इस काल की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर है। इससे लगभग 5000 पाषाण उपकरणों की उपलब्धता आंकी गई है। निम्न पुरापाषाण की भांति इस संस्कृति
के निर्माता भी पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे। खाद्य संग्रह व आखेट जीवन यापन का प्रमुख साधन था। गुफाओं में आवास से परिचय की यह प्रारंभिक अवस्था थी। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति में नदियों के स्तरीय जमावों से पशुओं के अनेक जीवाश्म भी मिले हैं। इस काल के मनुष्य के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति, अपर पैलियोलिथिक कल्चर। इस संस्कृति के साक्ष्य बेलन घाटी, सोन नदी घाटी, बाधौर व भीमबेटका की गुफाओं, रेनीगुंटा, जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं कर्नाटक आदि अनेक पुरास्थलों में प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति का प्रमुख उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं एवं इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती है। ब्लेड के साथ साथ उपर्युक्त वर्णित स्थलों से कुछ स्क्रैपर, वेधक व छिद्रक भी मिले हैं। इनके निर्माण में चर्ट, जैस्पर एवं फ्लंट आदि पत्थरों का प्रयोग हुआ है। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति से निर्मित उपकरणों में खुरचन यंत्र, छीन व रुखानी, छिद्रक, वेधक तथा धारदार उपकरण मिले हैं। इलाहाबाद जिले, जो कि उत्तर प्रदेश का है, की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लौंदा नामक नाले के जमाव से अस्थि द्वारा बनी गई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि इस काल में प्राप्त एकमात्र मूर्ति है, जैसा कि प्राचीन इतिहास के विद्वान हारपून कहते हैं। इस काल में अपेक्षाकृत अधिक कला व चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थलों से शुतुरमुर्ग के अंडों पर नक्काशी के साक्ष्य भी मिले हैं। भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं। वाकड़कर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। इनसे उच्च पुरापाषाण कालीन मानव की कलात्मक अभिरुचि सांकेतिक होती है। इनका जीवन यद्यपि आखेट एवं खाद्य संग्रह पर ही आधारित था, परंतु ये स्थायी आवास की ओर अग्रसर थे। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि पुरापाषाण कालीन मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही नहीं था, अभी तक वो उपभोक्ता ही था, उत्पादक नहीं बन पाया था। मतलब उनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। इनका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, मतलब प्रकृति से ही खाना, खेलना, जीवन यापन करना, बस। इनके व जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। ये प्रधानतः आखेट व खाद्य संग्रह की अवस्था थी। इनका भोजन मांस एवं कंदमूल मात्र था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण मांस कच्चा ही खाते थे। निश्चित निवास के अभाव में यायावरी तथा खानावदोष, यानी कि ऐसे घूमते रहते थे, ऐसे कबीलों में रहते थे, इधर से उधर चले जाते थे, टोल बना के जीवन व्यतीत करते थे। कृषि, पशुपालन, लिपि ज्ञान एवं बर्तनों के निर्माण से पुरापाषाण कालीन मानव अनभिज्ञ था, यानी अज्ञान था, उनको नहीं पता था इसके बारे में। स्मरणीय तथ्य, पुरापाषाण काल का एज क्या है? 10 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के भी और भाग हैं। निम्न पुरापाषाण काल है 25 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हस्त कुठार, विदारणी एवं गणासा का प्रयोग, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, ये इसकी विशेषताएं हैं। मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व। इसकी विशेषताएं हैं स्क्रैपर, ब्यूरिन, छिद्रक, हस्त, कुल्हाड़ियाँ, विदारक एवं क्लीवर का प्रयोग। फलक संस्कृति, खाद्य संग्रह व आखेट का आरंभ, गुफाओं में आवास, भीमबेटका में शैल चित्र। और इसका तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, जिसकी एज है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ब्लेड, स्क्रैपर, वेधक व छिद्रक का प्रयोग, अस्थियों से निर्मित खुरचन यंत्र, छेनी व रुखानी, छिद्रक व वेधक जैसे धारदार उपकरणों का प्रयोग, शुतुरमुर्ग के अन्नों पर नक्काशी, यानी कुछ ऐसे ड्राइंग पेंटिंग कर दी, के साक्ष्य भीमबेटका में शैल चित्र भी प्राप्त है। सर्वप्राचीन मानवीय जीवाश्म 42 लाख वर्ष पुराना है, अफ्रीका में पाया गया है। मानव विकास 42 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर वर्तमान स्वरूप में 50,000 वर्ष पहले तक आया है। भारत में एकमात्र मानववंशी जीवाश्म नर्मदा घाटी के हथनौरा में प्राप्त हुआ है। भारतीय संदर्भ में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ। अनुसंधान मतलब उस पर जो खोजबीन करते हैं ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने पल्लवरम
मद्रास में कोई जगह है पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का किसको? रॉबर्ट ब्रुशफुट को। 1867 ईस्वी में सर्वश्री ब्लेनफोर्ड महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले निवास करती थी। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल हैं कश्मीर में पहलगाम, इलाहाबाद में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, राजस्थान में नागौर में 16R और सिंगी तालाब, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा है कोई नेबासा, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में हुनसंगी एवं तमिलनाडु में अत्तिरपक्कम। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। कल नया